Today we will study about mitosis. In last lecture you are studying the definition of mitosis. So today we will study about complete process of mitosis. What is mitosis? Mitosis is a type of cell division. What is the definition of mitosis? It is a process in which one parent cell divided into two daughter cell, similar daughter cell. मीन्स जैसा पेरेंट का कैरेक्टर है, बनावट है, स्ट्रक्चर है, हर चीज़ सेम रहेगी, किसी भी चीज़ किस्म की कोई तब्दीली नहीं रहेगी. दे आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट. माइटोसिस टेक्स प्लेस इन सोमेटिक सेल और इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज बॉडी सेल. हमारे पूरे जिस्म में या हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के पूरे जिस्म में माइटोसिस होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को छोड़कर. सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में मियोसिस होता है जो सेल डिवीज़न की दूसरी टाइप है ना. हाँ, अभी फ़िलहाल हम स्टडी कर रहे हैं माइटोसिस. जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज़ माइटोसिस, तो सबसे पहले आपको ये देना है इट इज़ ए टाइप ऑफ सेल डिवीज़न. या डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है कि डिफाइन माइटोसिस, तो वहाँ पर आप लिखेंगे इट इज़ ए प्रोसेस इन विच वन पेरेंट सेल डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल, है ना. एंड वेयर माइटोसिस टेक्स प्लेस या इन विच टाइप ऑफ सेल माइटोसिस टेक्स प्लेस, तो उसका आंसर रहेगा सोमेटिक सेल और बॉडी सेल. फिर विच टाइप ऑफ सेल डिवीज़न माइटोसिस इज आल्सो कॉल्ड एज, उसका दूसरा नाम क्या है, इक्वेशनल डिवीज़न. इक्वेशनल डिवीज़न इसको क्यों कहा जाता है, बिकॉज जितना पेरेंट सेल का क्रोमोसोम नंबर है, दो सेल बनने के बाद दोनों सेल के अंदर उतना ही क्रोमोसोम नंबर रहेगा. क्रोमोसोम नंबर बिकम्स सेम. क्या रहेगा, क्रोमोसोम नंबर बिकम्स सेम. सो इट इज़ कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीज़न, है ना. क्योंकि मियोसिस इससे उलट है, वहाँ पर क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू हाफ. मियोसिस हमेशा डिप्लॉइड में होता है ना, तो वहाँ क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू हाफ हो जाएगा, 4 हैप्लॉइड सेल बनेंगे. यहाँ पर क्या है, माइटोसिस इन विच वन पेरेंट सेल डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल एंड क्रोमोसोम नंबर बिकम्स सेम. एक जैसा रहेगा, जितना पेरेंट का क्रोमोसोम नंबर है उतना ही ऑफस्प्रिंग में आएगा. अब ये माइटोसिस जो है 2 स्टेप में कंप्लीट होता है. वो 2 स्टेप्स क्या हैं, पहला है कैरियो काइनेसिस और दूसरा है साइटोकाइनेसिस. अब ये सब क्या है, ये लैटिन और ग्रीक टर्मिनोलॉजीज़ हैं. देखो यहाँ पर आप एक साथ 3 लैंग्वेजेस स्टडी कर रहे हैं, एक लैटिन, ग्रीक, एक इंग्लिश और एक आपकी मदर टंग उर्दू. तीनों लैंग्वेजेस के बेस पर, उसके सहारे से आप इसको समझ रहे हैं. अब इसका ट्रांसलेशन इन इंग्लिश करेंगे. कैरी ऑन के मीन्स होता है न्यूक्लियस, काइनेसिस के मीन्स होता है डिवीज़न, है ना. इन उर्दू न्यूक्लियस इज मरकज़ा, डिवीज़न मीन्स तकसीम. अब सबसे इजी हुआ आपकी अपनी मदर टंग में जो आपको समझ में आए, लेकिन यहाँ से आपको इंग्लिश याद रखना है. कैरियोकाइनेसिस मीन्स डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस. ऐसे ही साइटोकाइनेसिस, साइटोन के मीन्स होता है साइटोप्लाज्म, काइनेसिस मीन्स डिवीज़न, है ना. साइटोप्लाज्म आपने पढ़ा है खलिया माया, डिवीज़न मीन्स तकसीम, है ना. पहले मरकज़े की तकसीम होती है, फिर खलिया माया की तकसीम होती है. इस तरीके से पूरे सेल की तकसीम होती है और एक सेल से दूसरा सेल बन जाता है. 1 सेल इज़ डिवाइडेड इनटू 2 सेल्स. अब ये जो 2 स्टेप्स हैं ये लेंदी हैं. इसमें जो फर्स्ट स्टेप है ये ज़्यादा लेंदी. सबसे पहले हम इसको स्टडी करेंगे, कैरियोकाइनेसिस को. न्यूक्लियस का डिवीज़न कैसे होता है. दिस कैरियोकाइनेसिस इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 स्टेप्स. कैरियोकाइनेसिस की भी 4 स्टेप्स है. वो कौन कौन सी है, इसमें पहली है प्रोफेज, दूसरी है मेटाफेज और तीसरी है एनाफेज और लास्ट 4th है टीलोफेज. अब इसका मीनिंग देखेंगे आप. प्रो मीन्स फर्स्ट, पहला, इब्तदाई. फेज़ मीन्स मरहला, यानी पहला मरहला, है ना. मेटा मीन्स मिडल, दरमियानी. फेज़ यानी मरहला, है ना, मिडल.
और ये फर्स्ट। आइना के मीन से ही डिवीज़न होता है, डिवीज़न वाला फेज़। और टीलोफेज़ ये लास्ट फेज़ रहता है, जिसमें क्या होता है, 2 न्यूक्लियाई बनते हैं टीलोफेज़ में। अब वन बाय वन हर स्टेप हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहली स्टेप देखते हैं हम प्रोफेज़। क्या होता है प्रोफेज़ में? प्रोफेज़ की फिगर आप देखेंगे तो इस तरीके से ये सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है ना। अभी आप स्टार्ट में सेल साइकिल स्टडी किए थे। सेल साइकिल के में क्या होता है, इंटरफेज़ और एमफेज़। तो अभी इंटरफेज़ हो गया, ये एमफेज़ स्टार्ट हो रहा है। एमफेज़ के पार्ट्स हैं ये प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़, टेलोफेज़। इंटरफेज़ में आपने क्या स्टडी किया था, 3 फेजेस होते हैं, G1, S फेज़, G2 फेज़। वहाँ पर सेल क्या करता है, पूरी तैयारी करता है, प्रिपरेटरी फेज़। डबल करता है DNA, RNA, प्रोटीन, है ना, विटामिन, हर चीज़ पूरी डबल कर लेता है जितनी और एक सेल को चाहिए, वो पूरी एक सेल के अंदर आ जाती है। तो वो एबल होता है रिप्रोडक्शन के लिए, और फिर एक सेल से 2 सेल बनते हैं। तब ये सेल पूरा प्रिपेयर हो गया, तैयार हो गया। अब प्रोफेज़ हुआ। प्रोफेज़ में क्या होता है, क्रोमोसोम पहले लॉन्ग और थिन हो जाते हैं, लॉन्ग, थिन, सेपरेट। एनाफेज़ में अगर आप देखेंगे, एनाफेज़ की फिगर, सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर इस तरीके से उलझा हुआ क्रोमोसोम गुछा हुआ रहेगा। जैसे हमारे यहाँ लूम जो चलता है उसमें जो फुलका निकलता है, आप उसमें बैठ जाओ निकालने सिरा, तो धागे का सिरा मिलता नहीं है ना, पूरी तरीके से उलझा हुआ था। ऐसे ही यहाँ पर क्रोमेटिन फाइबर कहा जाता है इसको। जब ये पूरा क्रोमोसोम सब एक दूसरे में गुथा हुआ, उलझा हुआ, फंसा हुआ होता है तो क्रोमेटिन फाइबर कहते हैं, इसका जाल दिखाई देता है, गुच्छा दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही प्रोफेज़ स्टार्ट होता है तो न्यूक्लियस के अंदर तब्दीली क्या दिखाई देती है कि ये जो गुच्छे की शक्ल में जो क्रोमेटिन फाइबर हैं, ये सब जितने क्रोमोसोम हैं सब एक दूसरे से सेपरेट होते हैं और लेंथ वाइज, लंबाई में ये अलग अलग अरेंज हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, लॉन्ग और थिन। ये कब होता है, ये अर्ली प्रोफेज़ में होता है। अर्ली का मतलब जल्दी नहीं, यहाँ पे शुरुआत कर लेंगे। देखो हर वर्ड की मीनिंग साइंस सब्जेक्ट में या उसमें भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिहाज से सब्जेक्ट वाइज मीनिंग चेंज होती है। और इंग्लिश अदब, जो इंग्लिश लिटरेचर आप पढ़ते हैं वहाँ मीनिंग अलग होती है। जैसे अर्ली का मतलब है जल्दी, है ना। यहाँ फिर ये लेंगे पहले, शुरुआत में, है ना, जब शुरू होता है ये प्रोफेज़, तो इस वक्त लॉन्ग और थिन होते हैं। फिर उसके बाद क्रोमोसोम जो है कंडेंस होते हैं, कंडेंस्ड यानी कि सिकुड़ जाते हैं। कैसे हो जाते हैं फिर, शॉर्ट और थिक। जाहिर सी बात है, कोई चीज़ लंबी रहेगी तो पतली रहेगी, वो कंडेंस दबेगी तो कैसी हो जाएगी, जैसे ये लंबा है और वो दब जाएगा तो कैसा होगा, वो जो लंबाई में ऊपर गया था वही हिस्सा दब के उसके पास आ जाएगा तो वो मोटा हो जाएगा, तो शॉर्ट और थिक हो जाते हैं। ये कंडीशन होती है प्रोफेज़ में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिल्कुल वाज़े होती है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है और क्रोमोसोम लॉन्ग और थिन होते हैं, फिर शॉर्ट और थिक हो जाते हैं। यहाँ तक का ये प्रोसेस होता है प्रोफेज़ का, है ना। अब जैसे ही सेकंड स्टेप आएगी मेटाफेज़। मेटाफेज़ स्टार्ट होने से पहले प्रोफेज़ की एंडिंग में ही क्या होता है चेंज, यहाँ फिगर आप देखो और आपको समझ में आ जाएगा क्या चीज़ नहीं दिखाई दे रही है आपको। अगर आप क्लासरूम में फ़ेस टू फेस होते तो क्वेश्चन मैं आपसे करती थी, अब यहाँ तो आप हो ही नहीं। फ़र्क समझ में आ रहा है, क्या नहीं है यहाँ, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, ये न्यूक्लियोलस नहीं है। पूरे सेल के अंदर सिर्फ क्या दिखाई दिया, क्रोमोसोम, और वो भी कैसे दिखाई दे रहे हैं, लेंथ वाइज, लंबाई में अरेंज है। और कहाँ, सेल के सेंटर में। हम इसकी मीनिंग क्या देखे थे, मिडल पोजीशन पर जितने भी क्रोमोसोम हैं वो आ जाते हैं। ये मिडल पोजीशन या इसी को कहेंगे सेंट्रल पोजीशन, या पर्टिकुलर यहाँ यूज़ होता है इक्वेटोरियल प्लेन, है ना। ये इस मियोसिस में ही सेल के अंदर, सेल के दरमियान में जब क्रोमोसोम जमा होते हैं उसको कहा जाता है इक्वेटोरियल प्लेन। अब ये टर्म कहाँ से उठाई गई है, ज्योग्राफी आपका है, दुनिया का नक्शा आप बनाते हैं, दुनिया के नक्शे में दुनिया के बीच से जो एक फर्जी खत हमने खींचा है, लन नहीं बनाया, हमने खींचा है वो फर्जी खत, उस फर्जी खत का नाम है ख़त इस्तवा उर्दू में, और उसी को इंग्लिश में कहते हैं इक्वेटर। तो ऐसे ही ये सेल के दरमियान में होता है, तो वहाँ से वो टर्म उठा के यहाँ यूज़ कर गई है
इक्वेटोरियल प्लेन। सारे क्रोमोसोम जो है लेंथ वाइज सेल के सेंटर में जमा हो जाते हैं। ये स्टेप कहलाती है मेटाफेज, जिसमें क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, है ना, डिसअपियर हो जाती है, और न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर हो जाता है। डिसअपियर यानी क्या, गायब होना, जो दिखाई नहीं देता, है ना। ये प्रोफेज के लास्ट में धीरे धीरे गायब होना शुरू होती है वॉल, और एक यहाँ मेटाफेज एकदम होने पर स्टार्ट पूरी की पूरी डिज़ोल्व हो जाती है, गायब हो जाती है मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस भी। तो इतनी कंडीशन होती है मेटाफेज में, ये दोनों डिज़ोल्व हो जाएंगे और क्रोमोसोम सब इक्वेटोरियल प्लेन पे आकर लेंथ वाइज अरेंज हो जाएंगे, है ना। अब इसके बाद थर्ड स्टेप होगी। एक चीज़ प्रोफेज में यह है कि सेंट्रोमियर एक टाइप का सेल ऑर्गेनेल है। क्या है, सेंट्रोमियर, सेंट्रियोल एक टाइप का सेल ऑर्गेनेल है। सेंट्रोमियर असल में क्रोमोसोम का पार्ट है ना। तो सेंट्रियोल एक सेल ऑर्गेनेल है जो इसमें ही साइटोप्लाज्म में एक जगह होता है, वो डिवाइड हो जाता है और धीरे धीरे पोजीशन लेने लगता है लेट प्रोफेज तक, और मेटाफेज में पोजीशन ले लेता है ना। यही सेंट्रियोल रिलीज़ करता है स्पिंडल फाइबर। अब ये क्या चीज़ है, सेंट्रियोल स्पिंडल फाइबर रिलीज़ करता है। स्पिन यानी बांधने वाला, है ना, बाइंडिंग, फाइबर यानी रेशा, धागा, बांधने वाला धागा किसको बांधता है, क्रोमोसोम को बांधता है। कहाँ से बांधता है, ये स्पिंडल फाइबर्स 4 टाइप के होते हैं। यहाँ तो आपको रिटेनिंग या फिर भी स्टडी करना है इसको। एक क्रोमोसोम से क्रोमोसोम होता है ना, और एक दूसरा जो है, ये जो सेंट्रियोल है ये पोल है, पोल से इक्वेटर होता है, यहाँ से इक्वेटर, और तीसरा पोल टू पोल होता है, ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल, है ना, और चौथा पोल टू वॉल, है ना, सेल की दीवार से बंधा होता है। इस तरीके से होल्ड किया होता है सेल की दीवार को। इस तरीके से यहाँ पर स्पिंडल फाइबर अराइज होते हैं, इस पर्टिकुलर इस मेटाफेज में ही अराइज होते हैं इस क्रोमोसोम को बांधने के लिए, इसीलिए उसको स्पिंडल फाइबर कहते हैं। और ये एक प्रोटीन से बनता है, और उस प्रोटीन का नाम होता है स्प्लीन। और ये स्प्लीन प्रोटीन जो है तो ये G2 फेज़ में फॉर्म हो जाता है पहले से ही, ताकि वो M फेज़ में लगेगा तो वहाँ पर प्रेजेंट रहे, है ना। स्प्लीन प्रोटीन G2 फेज़ में बनता है और फिर यहाँ मेटाफेज़ में वो स्पिंडल फाइबर बनाता है जिससे क्रोमोसोम बाइंड होते हैं। अब इतना होने के बाद आती है थर्ड स्टेप। यहाँ पर क्या होता है कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं, एनाफेज शुरू हो रहा है, डिवीज़न हो रहा है, सब वर्किंग किसके ऊपर हो रही है, क्रोमोसोम के ऊपर हो रही है। यहाँ क्रोमोसोम ही लंबे और पतले हुए, फिर थे मोटे और चौड़े हुए, यहाँ क्रोमोसोम ही इक्वेटोरियल प्लेन पे। अब यहाँ भी क्रोमोसोम डिवाइड होंगे टूवर्ड्स द पोल की तरफ जाएंगे। कुछ नॉर्थ पोल पे जाएंगे और कुछ साउथ पोल पे जाएंगे। नॉर्थ साउथ का मैंने शॉर्ट लिखा है। अब ऐसा क्यों होगा, क्योंकि डॉटर न्यूक्लियस बनाना है ना। तो ये किस वजह से होता है, श्रिंकेज ऑफ स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर जो होता है, ये जो बांधने वाला धागा होता है, ये श्रिंक होने लगता है। श्रिंक होना यानी सिकुड़ना। ये खींचता है दोनों पोल की तरफ, इस तरीके से खींचता है। जब ये खींचता है तो ये अपने साथ क्रोमोसोम को भी खींचता है। फिगर में आप देखेंगे इस तरीके से, तो ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये स्पिंडल फाइबर श्रिंक हो गए और इसी के साथ ये क्रोमोसोम जो है खींच कर आते हैं, है ना, दोनों पोल की तरफ। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर आप देखोगे ना, तो ये इस तरीके से क्रोमोसोम
बाइवेलेंट होते हैं, है ना। बाइवेलेंट होते हैं यानी इसके ये 4 क्रोमेटिड्स होते हैं। क्या कहलाते हैं ये? क्रोमेटिड। और ये सेंट्रियोल होता है जो अभी सेंट्रोमियर होता है, क्या गड़बड़ है, ये सेंट्रोमियर होता है जो क्रोमोसोम के सेंटर में होता है। तो जब ये यहाँ इक्वेटोरियल प्लेन पे अरेंज होते हैं मेटाफेज में, तो यहीं लॉन्जिट्यूडनली फिर ये डिवाइड भी हो जाता है ना। जब ये खींचता है ना, क्रोमोसोम खींचता है ना, तो ये जो दो हैं, 2 ऊपर 2 नीचे ऐसे खींच जाते हैं। और जब ये खींचते हैं तो ये इंग्लिश जो लेटर है, बहुत सारे इंग्लिश लेटर हैं जैसे V, L, J, I, ये सब शेप का बनता है। जैसा प्रेशर लगता है, जैसे खींचता है, सेंट्रल से खींचता है तो V बन जाता है, थोड़ा सा ऊपर से खींचता है तो J बनता है, बिल्कुल ऊपर से तो I बन जाता है ना। और थोड़ा कम रहता है तो L बनता है। इस तरीके से डिफरेंट इंग्लिश लेटर के फॉर्म बनाते हैं ये क्रोमोसोम, जो जब खींचकर मूवमेंट करके जाते हैं। कुछ क्रोमोसोम नॉर्थ पोल की तरफ, कुछ क्रोमोसोम साउथ पोल की तरफ जाते हैं और इस तरीके से ये डिवाइड हो जाते हैं, है ना। अब इतना एनाफेज में होता है। यहाँ भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होती है ना। और न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर होता है, न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर रहता है। एज लाइक मेटाफेज, जैसा मेटाफेज है वैसा ही यहाँ भी वो दोनों नहीं दिखाई देते। और यहाँ का मेन क्या है कि यहाँ डिवीज़न होता है, पोल फॉर्मेशन जो बना रहता है मेटाफेज में, उस पोल की तरफ क्या होता है, श्रिंकेज ऑफ स्पिंडल फाइबर, जिसके साथ साथ क्या जाते हैं, क्रोमोसोम जाते हैं। और वही क्रोमोसोम पोल पर डिवाइड होते हैं, है ना, अलग अलग हो जाते हैं, ये दोनों एब्सेंट रहते हैं। अब लास्ट स्टेज, इतना होने पर एनाफेज खत्म हो जाता है। लास्ट स्टेज है टीलोफेज। जब ये क्रोमोसोम खींचकर चले जाते हैं पोल पर, फिर स्पिंडल फाइबर डिसअपियर होते हैं, स्पिंडल फाइबर डिसअपियर होते हैं। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस और एपियर्स, ये ज़ाहिर होना शुरू होते हैं और धीरे धीरे फिर पूरे एपियर भी हो जाते हैं। अब इसकी फिगर कहाँ बनाऊँ, यहाँ पर देखो, ये एक सेल के अंदर धीरे धीरे पूरी, यहाँ पर जो है ना, ये जो स्पिंडल फाइबर है ये सब डिज़ोल्व हो जाते हैं। सिर्फ वो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में क्रोमोसोम का 2 गुच्छा दोनों तरफ दिखता है। फिर उसकी सराउंडिंग में धीरे धीरे वाल फॉर्मेशन शुरू होता है, न्यूक्लियोलस का भी और न्यूक्लियर का। धीरे धीरे देखते देखते कंप्लीट वाल न्यूक्लियस की बन जाती है और कंप्लीट न्यूक्लियोलस बन जाता है और उसके अंदर क्रोमोसोम दिखाई देते हैं। और इस तरीके से एक सेल के अंदर 2 सेल बन जाते हैं, एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस फॉर्म हो जाते हैं। और इस तरीके से यहाँ कंप्लीट होता है कैरियोकाइनेसिस। और जैसे ही कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट होता है, आफ्टर दिस साइटोकाइनेसिस टेक्स प्लेस। ये 2 न्यूक्लियस बने क्या, सेंट्रल से सेल प्लेट बनती है, सेल प्लेट सेंटर से बढ़ते बढ़ते वॉल की तरफ, इधर से सेंटर से बढ़ते बढ़ते वॉल की तरफ, और देखते ही देखते 2 सेल बन जाते हैं। साइटोप्लाज्म पूरा डिवाइड हो जाता है और एक सेल से 2 सेल इस तरीके से ज़ाहिर होते हैं। इस तरीके से कंप्लीट होता है माइटोसिस। 4 स्टेप कैरियोकाइनेसिस की, 2 स्टेप पहले कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, फिर उसमें कैरियोकाइनेसिस की 4 स्टेप, फॉर्मेशन या डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस कंप्लीट होता है। उसके बाद डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म होता है। देखो यहाँ पर आप एक चीज़ याद रखोगे, अगर प्लांट सेल है तो यहाँ पर सेल प्लेट बनती है, और अगर एनिमल सेल है तो एनिमल सेल में हमारा सेल जो है तो इसमें आउटसाइड कंप्रेशन होता है, बाहर से दबाव पैदा होता है और ये दबाव धीरे धीरे बढ़ते जाता है। इस तरीके से पूरा कंप्रेस होकर और फिर 2 सेल हमारे बन जाते हैं, या एनिमल में बन जाते हैं, है ना। ये चीज़ याद रखना, एनिमल सेल में कंप्रेशन आउटसाइड होता है और प्लांट सेल में इनसाइड सेंटर से सेल प्लेट बनती है और साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होता है और 2 सेल बनते हैं। यहाँ पर ये माइटोसिस जो है आप स्टडी कर रहे थे। 4 स्टेप्स याद रखना, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, यही आपसे ज़्यादा पूछी जाती है। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखेंगे, आपको प्रैक्टिकल में भी, थ्योरी में भी, और जहाँ तक आप स्टडी करेंगे बायोलॉजी, आपको ये लगेगा
तो इसको अच्छी तरीके से पढ़ना। इसके और सारे रनिंग वीडियोज़ भी आपको नेट पर मिलेंगे, वो भी आपको देख लेना, आपके पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। कंप्लीट होता है यहाँ माइटोसिस। ओके।